वक्फ संशोधन बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में आज चर्चा होने वाली है और इसे पारित कराने के लिए सरकार पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है और जो प्रस्तावित कानून है उसे विपक्ष ने असंवैधानिक बताकर इसकी निंदा की और आज टकराव का मंच संसद में आपको देखने को मिलेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से पास होने के बाद ये कानून बनेगा और उम्मीद ये की जा रही है कि राज्यसभा में कल इस पर चर्चा हो। दोनों सदनों में प्रस्तावित कानून पर चर्चा के लिए 8-8 घंटे का समय आवंटित कर दिया गया है। वहीं एनडीए की अगर हम बात करें तो बीजेपी के बाद जो 4 बड़े घटक दल हैं, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश की पार्टी, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इन्होंने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए कह दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी के कुछ और सहयोगी दल बिल में और बदलाव की मांग उठा रहे हैं और बीजेपी के एक सहयोगी दल के वरिष्ठ सदस्य ने उम्मीद जताई कि बीजेपी उनके विचारों को ध्यान में रखेगी। आपको याद होगा कल बैठक भी हुई थी इसके मद्देनजर और ये जोर देकर कहा गया कि कुछ चिंताओं और निदान संसद की संयुक्त समिति ने की है और एनडीए इस मुद्दे पर एकजुट रहेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस बिल पर 8 घंटे की चर्चा के लिए सहमति बनी है, जिसे सदन की भावना के अनुरूप और बढ़ाया भी जा सकता है। इस बैठक में बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार के होने के संकेत तो दिखाई दे ही दिए हैं, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने कल बैठक से वॉकआउट किया और सरकार पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया। हालांकि इस मुद्दे पर गतिरोध से कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिख रहा, क्योंकि लोकसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी ने एनडीए के पक्ष में संख्या बल है, जो नंबर है वो उनके पक्ष में है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को सुना ही नहीं जा रहा और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दल चर्चा के लिए और ज्यादा समय आवंटित करने की मांग कर रहे थे और चाहते थे कि सदन में मणिपुर की स्थिति और मतदाता पहचान पत्र से जुड़े विवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो। अब बिल के जो मुखर विरोधी हैं उनकी बात कर लें। एआईएमआईएम के सदस्य अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि वो सदन में इस बिल पर चर्चा के दौरान बताएंगे कि ये किस तरह से असंवैधानिक है और ये भी आरोप लगाया कि ये बिल मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर नियंत्रण के मकसद से लाया गया है और जनता टीडीपी और जेडीयू जैसे बीजेपी के सहयोगी दलों को सबक सिखाएगी। वहीं लोकसभा में 542 सदस्यों ने एनडीए के 293 सांसद हैं और बीजेपी कई मौकों पर कुछ निर्दलीय सदस्यों का समर्थन भी हासिल करने में सफल रही है। तो जो सूत्र हैं, आधिकारिक सूत्र, उनके मुताबिक टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जैसे बीजेपी के बड़े सहयोगी दलों ने शुरू में बिल के कुछ पहलुओं पर आपत्ति जताई थी, लेकिन संसद की संयुक्त समिति द्वारा उनके कुछ सुझावों को अपनाए जाने के बाद वो बिल के समर्थन में आ चुके हैं, ये सूत्र कह रहे हैं। वहीं कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ इंडिया ने मंगलवार को बिल के प्रति समर्थन प्रकट किया था और जिससे प्रस्तावित कानून को उनके कथित व्यापक अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडा का हिस्सा दर्शाने की विपक्ष की कोशिश को धत्ता बताने के साथ ही सरकार के प्रयासों को अब एक ताकत मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले साल इस बिल को पेश करते समय सरकार ने इन दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव किया था और समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद उनकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल बिल में कुछ बदलावों को मंजूरी दी थी। अब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष ने बिल पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित करने की मांग की, जबकि सरकार ने इसे कम करते हुए 8 घंटे का वक्त दिया है और कहा कि अन्य विधायी कामकाज भी निपटाया जा सके, उस हिसाब से ही समय आवंटित किया जाए। वहीं इंडिया ब्लॉक की बात करें तो उनके घटक दलों ने भी अपनी रणनीति पर चर्चा की है, जिसमें कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बैनर्जी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
बैठक में द्रमुक सदस्य टीआर बालू, तिरुचि शिवा और कनिमोई, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, माकपा के जॉन ब्रिटास, एसपीआई के संतोष कुमार और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन और एमडीएम के नेता वाई को भी मौजूद थे। विपक्षी दल बिल का कड़ा विरोध कर रहा है और इसे असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बता रहा है। कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठन बिल के खिलाफ एकजुट हैं और बिल में भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार का प्रावधान प्रस्तावित है। संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल को खत्म हो जाएगा और विधेयक में जेपीसी ने कई अहम बदलाव किए हैं, उसके बारे में भी आपको बता दें। हर कोई अपनी संपत्ति वक्फ नहीं कर सकेगा। विधेयक में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता का खंड हटाया गया है और ये साफ किया गया है कि वक्फ संपत्ति से संपत्ति मामले अब पूर्वव्यापी तरीके से नहीं खोले जाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे जब तक कि वो विवादित ना हो या सरकारी संपत्ति ना हो। और इसके अलावा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का समर्थन किया गया है ताकि वो वक्फ मामलों में रुचि रखने वालों या विवादों में पक्षकार बन सकें। दूसरा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम महिला सदस्यों का नामांकन। विधेयक में वक्फ बोर्डों के संचालन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब बोर्ड में गैर मुस्लिम और कम से कम 2 महिला सदस्यों को नामित किए जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा केंद्रीय वक्फ परिषद में 1 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी होंगे, जिनमें से कोई भी इस्लामिक धर्म से संबंधित नहीं होगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये कि सरकारी अधिकारी को जांच की शक्ति होगी। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में जो विधेयक पेश किया गया था उसमें वक्फ से जुड़े विवादों के मामलों में जिला कलेक्टर को जांच की शक्ति दी गई थी। हालांकि जेपीसी ने जिला कलेक्टर वाली शक्ति को खत्म करने पर सहमति जता दी और राज्य सरकार को अब इन मामलों की जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नामित करने का अधिकार देना प्रस्तावित किया गया है। चौथा, ये भी अहम पॉइंट है कि वक्फ संपत्ति का केंद्रीय डेटाबेस में पंजीकरण। विधेयक में मौजूदा कानून के तहत रजिस्ट्रेशन हर वक्फ संपत्ति की जानकारी अधिनियम लागू होने के बाद 6 महीने के अंदर सेंट्रल डेटाबेस में देना जरूरी है। इतना ही नहीं, डेटाबेस में किसी भी सरकारी संपत्ति को जिलाधिकारी के पास चिन्हित किया जाएगा, जो कि बाद में इस मुद्दे पर जांच कर सकेंगे। विधेयक में शामिल इस संशोधन में कहा गया है कि अगर वक्फ संपत्ति को केंद्रीय पोर्टल में नहीं डाला जाता तो इससे वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण होने या विवाद पैदा होने पर अदालत जाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। हालांकि एक अन्य स्वीकृत संशोधन अब मुतवल्ली कार्यवाहक को राज्य में वक्फ न्यायाधिकरण की संतुष्टि के बाद कुछ स्थितियों में पंजीकरण के लिए अवधि बढ़ाने का अधिकार देगा। और पांचवा जो अहम पॉइंट है वो भी आपको बता दें कि अंतिम नहीं होगा न्यायाधिकरण का फैसला। वक्फ कानून 1995 के तहत वक्फ न्यायाधिकरण को सिविल कोर्ट की तरह काम करने की स्वतंत्रता दी गई थी और इसका फैसला अंतिम और सर्वमान्य माना जाता था। इन्हें किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती थी। ऐसे में वक्फ न्यायाधिकरण की ताकत को सिविल अदालत से ऊपर माना जाता था। हालांकि विधेयक में अब वक्फ न्यायाधिकरण के गठन के तरीके को भी बदला जा रहा है। इसमें कहा गया है कि वक्फ न्यायाधिकरण में एक जिला जज होगा और एक संयुक्त सचिव रैंक का राज्य सरकार का अधिकारी सदस्य के तौर पर जुड़ा होगा। वक्फ संशोधन विधेयक में कहा गया है कि न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम नहीं होगा और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। तो ये अहम बातें इस बिल से जुड़ी हुई है जिस पर विपक्ष को आपत्ति है। अब देखना है कि एनडीए इसे पास कराने में जो एकजुटता दिखा रही है उसमें कितना कामयाब होती है। क्या दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाता है या फिर विपक्ष इसमें अड़ंगा लगाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।